Hello everyone, a very good morning to all of you. So I hope you are doing well and these sessions are helping you to prepare well in the reasoning section for your RBI grade B and NABARD grade A section. So welcome you all to today's session. This is our third lecture for reasoning for your RBI grade B and NABARD grade A sessions जो आपके YouTube पे आपको फ्री अवेलेबल होते हैं at 7 AM in the morning. ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पे. सो ये हमारा थर्ड लेक्चर है. आई होप आपने दोनों लेक्चर अच्छे से देखे होंगे एंड अच्छे से उसमें से डिलीजेंटली प्रिपेयर किया होगा, सॉल्व किए होंगे क्वेश्चंस और आपको उतना ही उसमें से हेल्प मिली होगी कि कैसे अब इसमें कैसे अप्रोच करते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस को, कितना टाइम उनमें इन्वेस्ट करना आपको सही है. ओके, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग. तो दोनों में बात करेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड में इनका क्या क्या वेटेज रहता है, कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारा जो ये टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए. सो सबसे पहले बात करते हैं नाबार्ड ग्रेड ए के सेक्शन के लिए. सो तीनों ही जो चैप्टर हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, फ्रॉम दीज टॉपिक्स यू कैन फाइंड 2 to 3 क्वेश्चंस. एक सेट से आपको 2 या 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे. बहुत कम चांसेस है कि चलो एक क्वेश्चन मिल जाएगा, बट अगर ये आते हैं तो 2 या 3 के साथ आएगा एक सेट में से. सपोज ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ है, आपको वो सॉल्व करना है, फैमिली ट्री बनाना है और 2 से 3 क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे. सिमिलरली डायरेक्शन सेंस में भी आपका एक पैराग्राफ दे दिया और वहां से आपको आंसर फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, ऐसे ही ऑर्डर एंड रैंकिंग में भी. तो तीनों एक जैसे चैप्टर हैं, छोटे से पैराग्राफ होंगे आपको तीनों में, छोटा सा एक पजल टाइप का सीक्वेंस होगा जिसमें से आपको फिगर क्रिएट करना है, फिगर बनाना है और आंसर करना है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा नाबार्ड ग्रेड ए के रिगार्डिंग से. तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिकॉज ये आपका इनइक्वालिटी के बाद सबसे ज़्यादा स्कोर बूस्टर यही चैप्टर है, क्योंकि ये ईजी भी उतना ही है, इनको सीखना भी ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं होता है. ठीक है, सो 2 से 3 मार्क्स आपके ये चैप्टर कैरी कर सकता है. ठीक है, तो हो सकता है डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन आ जाए, हो सकता है ऑर्डर रैंकिंग और डायरेक्शन सेंस आ जाए, हो सकता है ब्लड रिलेशन आ जाए. तो ऐसे आपको देख के चलना है. ओके, नेक्स्ट आरबीआई ग्रेड बी की अगर हम बात करें, डायरेक्शन सेंस आपका बिल्कुल आता है पैराग्राफ बेस में. तो आपका पैराग्राफ जो होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, हो सकता है 2 से 3 फिगर वहाँ पे बन रहे हों या 2 से 3 लोगों की जो जर्नी है वहाँ पे डिस्कस की गई हो. कोडेड जो डायरेक्शन सेंस है, कोडेड डायरेक्शन सेंस भी आपका आरबीआई ग्रेड बी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल आ सकता है, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और डुएबल होगा ये आपके मतलब दूसरे क्वेश्चंस के मुकाबले ये क्वेश्चन ज़्यादा आपको डुएबल लगेंगे. ठीक है, तो स्किप नहीं करना है डायरेक्शन सेंस के चैप्टर को. अब बात करते हैं ब्लड रिलेशन की. हो सकता है ब्लड रिलेशन का चैप्टर आपका डायरेक्ट ना आए, बट देयर कैन बी पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशंस ऑल्सो. एज यू कैन सी, कुछ छोटे से आपके पजल्स भी हो सकते हैं जो ब्लड रिलेशन के बेस्ड पे आए, राइट. और आपका कोडेड ब्लड रिलेशंस के चांसेस भी हो सकते हैं कि आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर के आपका ब्लड रिलेशन कोडेड पार्ट में भी आ सकता है. ठीक है, देन ऑर्डर एंड रैंकिंग. ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात करें तो आरबीआई ग्रेड बी में यहाँ से हो सकता है आपको कम देखने को क्वेश्चंस मिले, बट आपको डेटा सफिशिएंसी में यहाँ से चांसेस हो सकते हैं कि आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिले, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी भी आपका आरबीआई ग्रेड में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक डुएबल सेक्शन है जिसको आपको स्किप नहीं करना चाहिए. सो ये तीनों ही चैप्टर डेटा सफिशिएंसी में आपको देखने को ज़रूर मिल सकते हैं. ठीक है, सो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि वे यू हैव टू फोकस एंड कहाँ पे आपको ज़्यादा यहाँ पे हार्डवर्क करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डायरेक्शन सेंस. एज यू ऑल नो, डायरेक्शन हमारे 4 टाइप के हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. फिर हमारे 4 सब डायरेक्शंस भी इसमें आते हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इस टाइप से. ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि अगर जो हमारे डायरेक्शंस हैं वो फिक्स्ड होते हैं. नॉर्थ अगर ऊपर की साइड हम अगर कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है. अगर कोई पर्सन वेस्ट की तरफ जा रहा है तो हम उसको वेस्ट की तरफ मूव करवाएंगे. कोई साउथ की तरफ मूव अगर करवा रहा है, उसकी जर्नी साउथ को स्टार्ट हुई है, तो आप उसको डाउनवर्ड नीचे की तरफ बनाओगे. तो डायरेक्शंस क्या है, फिक्स्ड होंगी. और लेफ्ट एंड राइट जो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द फेस ऑफ द पर्सन, वेयर द पर्सन इज फेसिंग राइट नाउ, वो उस हिसाब से आपका लेफ्ट और राइट बार बार चेंज होता रहता है. सपोज कोई पर्सन अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो अब की बार उसका लेफ्ट कहाँ है, ये. अगर कोई पर्सन साउथ फेस कर रहा है तो अब की बार उसका लेफ्ट कहाँ है, ये है. तो इस तरीके से लेफ्ट और राइट का आपको थोड़ा ध्यान रखना है फिगर बनाते टाइम.
इसमें ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। सो एज वी हैव डिस्कस्ड, कोडेड डायरेक्शन सेंस आपका इसमें इम्पॉर्टेंट है और वो वहाँ तक भी हम सीखेंगे, ठीक है। और आपके छोटे जो पजल्स हैं वो भी आपके इंपॉर्टेंट है इसमें। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इजी क्वेश्चंस। सो अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट पी, ही स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स हिज वेस्ट। अब यहाँ पे क्या बोला है कि वो जो पर्सन है वो पी पॉइंट पे खड़ा हो रखा है, ठीक है, एंड ही स्टार्ट्स टूवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट किस साइड है, उसी साइड आपको यहाँ पे बनाना है। वॉक्स फॉर 4 मीटर, ऐसे, ठीक है। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न नीचे की साइड 3 मीटर, रीच्ड पॉइंट क्यू। सो यहाँ पे ये क्या है, ये पॉइंट क्यू है। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स फॉर 2 मीटर, यहां से एक लेफ्ट लेगा तो 2 मीटर तक चला वो ऐसे करके, ठीक है, दिस इज 2 मीटर, एंड रीच्ड आर। सो ये हमारा आर है। यहां से उसने राइट टर्न लिया एंड वॉक्स फॉर 4 मीटर, यहां से उसने एक 4 मीटर चला, वॉक्स फॉर 4 मीटर एंड रीच्ड एट पॉइंट एस। सो दिस इज आर डायग्राम। अब इसके बेस पे हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एस। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, वैसे तो ये बहुत इजी है बट कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से पॉइंट का हमें ढूंढना है। सो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू के जो बाद वाला पॉइंट रहता है वो आपका रेफरेंस होता है, एंड जो इससे पहले होगा इसका आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। सो P with respect to S means S पे आप देखो कहाँ पे हो, आप S ये रहा, एंड इफ यू आर लुकिंग एट P सो आप इस साइड से देखोगे। अब अगर इसको आप एक प्लेन में इमेजिन करो, दिस वाज नॉर्थ, दिस वाज ईस्ट, और ये वेस्ट और ये साउथ, तो ये आपको कैसे दिख रहा होगा, इस साइड में दिख रहा होगा। ये हमारा किसके बीच में आ रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई P is towards north east of S, so north east will be my answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in which of the following direction is R with respect to P। so R with respect to P आप कैसे करोगे, अगेन R कहाँ है आपका, ये रहा R, ये पॉइंट R था, with respect to P। तो अगर आपको नीचे की तरफ देखना है P की तरफ, सॉरी R की तरफ, तो आपको ऐसे देखना है। ये आपको कहाँ दिख रहा है, इस साइड से दिख रहा है आपको, राइट। सो आंसर विल बी R with respect to P का मतलब आंसर विल बी साउथ वेस्ट। आंसर क्या है मेरा, साउथ वेस्ट, ठीक है। नाउ इफ पॉइंट T is 2 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ S, अब ऑलरेडी आपके पास S हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, सो S के 2 मीटर ईस्ट पे है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 2 था, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जब 2 होगा तो पॉइंट T यहाँ पे लाई करेगा, बिल्कुल T के नीचे आपको उसको लाइन में ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड T, तो P और T के बीच का डिस्टेंस क्या माना जाएगा, सो P और T के बीच का जो डिस्टेंस माना जाएगा वो स्ट्रेट लाइन है, विच इज आपका यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, तो 4 + 3 इज विल बी इक्वल टू 7, सो आंसर विल बी 7 है, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस टाइप से थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आपको, जैसे यहाँ पे 2 पर्सन हैं, अमित एंड राहुल की जर्नी दिखाई दी है, तो इसी टाइप से थोड़ा लेंदी होकर और आपको थोड़ा इसमें से 2-3 कंडीशन और देकर आरबीआई ग्रेड बी में भी आपको 1 नंबर में हो सकता है पूछा जाए, तो इसके बिल्कुल भी नहीं करना है इस टॉपिक को, ठीक है। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट है ये। सो अमित इज स्टैंडिंग एट पॉइंट बी, सो अमित जो है वो पॉइंट बी पे है, ही स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स हिज वेस्ट एंड वॉक्स फॉर 3 मीटर। सो यहाँ से वो अगर खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे अगर वो है तो टूवर्ड्स वेस्ट चला और 3 मीटर चलता है वो। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न वॉक्स फॉर 6, तो यहां से उसने एक लेफ्ट टर्न लिया एंड 6 के लिए चला। अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, तो यहां से एक और लेफ्ट टर्न लेगा तो कहां जाएगा, उधर की साइड, और वो 6 मीटर चलता है एंड रीच्ड पॉइंट सी। सो यहां से 6 मीटर चलेगा और वो पॉइंट सी पे पहुंचेगा, तो ये हमारा पॉइंट सी है, ठीक है। देन टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स फॉर 4 मीटर। अब यहां से राइट टर्न लोगे तो नीचे की साइड आओगे, 4 मीटर तो आपको 4 मीटर बनाना है, एंड रीच्ड एट पॉइंट डी, तो यहां से दिस वाज पॉइंट डी, ठीक है।
यहां से उसने एक राइट टर्न लिया, वॉक्स फॉर 3 मीटर एंड स्टॉप्ड एट ए। अब आपको ये डायग्राम थोड़ा सा दिमाग से बनाना है कि कितना मेजरमेंट कहाँ पे था। एज यू ऑल नो कि 3 हमारा ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस आपको ऊपर के साइड 3 दिख रहा होगा, तो जो ये बाकी का डिस्टेंस होगा ये हमारा 3 होगा। तो इट मीन्स जो यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ पे वो रुका है, दिस वॉज पॉइंट ए, सो यहाँ पे आएगा बिल्कुल बी के नीचे की साइड को, ठीक है, बिकॉज डी से ए का डिस्टेंस 3 है ओनली। ओके, सो ये हमारा किसका दिख रहा है हमको, ये हमें अमित की जर्नी दिख रही है। नाउ नेक्स्ट जर्नी विल बी फॉर राहुल। तो राहुल क्या है, के पे खड़ा है। अब आपको नहीं पता कि कैसे कंबाइन करना है, तो इसको थोड़ा अलग से बना लेंगे। ही वॉक्स फॉर 3 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो के से उसने नॉर्थ की तरफ 3 मीटर चला, टी पे जाकर लेफ्ट मुड़ा, तो ये यहाँ पे टी है, यहां से उसने लेफ्ट लिया 7 मीटर का, रीच्ड एट पॉइंट एस। यहां से उसने एक राइट टर्न लिया और 3 मीटर चला एंड स्टॉप्ड एट बी, तो यहां पे जाके वो कहां पहुंच गया है, बी पर। अब ये वही बी है जो आपका अमित की जर्नी में पॉइंट डिस्कस हुआ था, ठीक है, तो ये सेम पॉइंट है। सो आपको ये अब क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करने पड़ेंगे दोनों डायग्राम्स, बिकॉज द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बेस्ड ऑन बोथ द डायग्राम्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन में। तो आपको क्या करना है यहाँ पे 3 मीटर, अब आपको पता है 3 मीटर कहाँ पे आएगा, बिल्कुल ऐसे आधे में आएगा। सो यहां तक आपका ये पॉइंट एस होगा, ठीक है। 7 मतलब अब यहां से लेकर यहां तक तो 3 है, सी के ऊपर तक 3 है, बट 7 थोड़ा आगे जाएगा ना, तो आपके पास टी जो पॉइंट है वो यहां पे आएगा, राइट। अब जो के पॉइंट है वो आपका यहां पर आएगा, बिल्कुल 3 के डिस्टेंस में, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 3 था। सो आपको पैरेलली डिस्टेंस भी ध्यान में रखकर डायग्राम बनाना है। तो दिस इज आवर कंप्लीट डायग्राम। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए। अब बी और ए के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, ये रहा बी, ठीक है, दिस इज आर पॉइंट बी, दिस इज आर पॉइंट ए। अब आपको बस स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में हमारा ये इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर होगा, राइट। अब आपके पास ये पूरा डिस्टेंस देखिए, दिस वाज कंप्लीट 6 एंड दिस वाज कंप्लीट 4, सो 6 प्लस 4 हम देखेंगे, सो आंसर विल बी 6 प्लस 4 मीटर, सो आंसर विल बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following direction k with respect to a, so suppose you are standing at a and looking at k point, so k a से k की तरफ देखो, कैसे देख रहे हो आप, ऐसे। सो ये कैसे दिख रहा है आपको, ये आपका डायग्राम है, बिल्कुल इस साइड से दिख रहा होगा, बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, सो माय आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट, आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट। ओके, नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज बी विद रिस्पेक्ट टू डी, सो बी कौन सी डायरेक्शन में है, तो देखो बी जो है हमारा, अब देखेंगे हम ऐसे देखेंगे, सो इट विल बी नॉर्थ बट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट आंसर मेरा होगा यहाँ पे। सो दिस इज आर कंप्लीट डायग्राम एंड द आंसर्स। ओके, इसमें आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन और आ सकते हैं, जैसे कि किसी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ लिया, कोई लॉन्ग डिस्टेंस के बीच में, सपोज टी और आप उसमें डिस्टेंस पूछ लिया सी के बीच में, बी और सी के बीच में, या ए और टी के बीच में, ठीक है, ए और टी के बीच में भी डिस्टेंस होगा, तो आपको देखना पड़ेगा पूरा ढंग से जो आपने फिगर बनाया हुआ है वो सही होना चाहिए पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर NABARD grade A. A car from point P travels towards the east for 5 किलोमीटर and reaches Q, ठीक है। अब जो कार है पॉइंट P से ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर reaches Q, तो P से ईस्ट की तरफ, तो दिस वाज P, यहां से 5 किलोमीटर और ये हो गया Q, ठीक है। आफ्टर टेकिंग अ राइट टर्न फ्रॉम Q ट्रेवल्स 8 किलोमीटर टू रीच R, यहां से अगर वो राइट टर्न लेगा तो नीचे की तरफ जर्नी होगी ऐसे 8 किलोमीटर R, ठीक है। वेयर इट टेक्स अ लेफ्ट टर्न, तो यहां से अब लेफ्ट टर्न होगा तो इधर की साइड, ट्रेवलिंग फॉर 5 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन द कार टेक्स अ लेफ्ट टर्न अगेन, मतलब यहां से लेकर यहां तक वो 5 किलोमीटर तक चला और यहां से उसने एक और लेफ्ट टर्न लिया, ट्रेवल्स फॉर 14 किलोमीटर रीचेस T, तो क्या बोला उसने कि यहां से जब उसने लेफ्ट टर्न लिया आफ्टर 5 किलोमीटर्स तो वो 14 किलोमीटर चलेगा, कहां जाने तक के लिए, टी जाने तक के लिए। टेक्स अ राइट टर्न फ्रॉम हियर, यहां से राइट टर्न अनदर 3 किलोमीटर रीचेस यू,
So 3 kilometer and reaches U. So this is my complete diagram now. अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है U और Q के बीच का. सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मेरा इमेजिनरी एक लाइन बनाओ, ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा U और Q के बीच में इस टाइप से. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक शॉर्ट राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करना है. राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से वी कैन फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. जो ये हाइपोटेन्यूज दिख रही है आपको, द लॉन्गेस्ट साइड, इट इज आवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स. ठीक है, बट मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये आपको ध्यान रखना है दैट देयर शुड बी राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होना चाहिए. एंड ओनली देन वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम वेयर QU is equal to अंडर रूट. सपोज दिस पॉइंट इज Z, मैंने ये पॉइंट Z मान लिया, ZU स्क्वायर प्लस QZ स्क्वायर, ये होगा आपका. ठीक है, सो अब आपको Z और U का क्या मेजरमेंट होगा, तो आपको पूरे फिगर के हिसाब से देखना पड़ेगा. सब जैसे ये 5 है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ 3 है, तो ये पैरेलली ऊपर भी ये डिस्टेंस सेम होगा. ठीक है, सो 5 ऊपर भी 5 होगा, तो 5 प्लस 3 इट विल बी 8. तो 8 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया. Q और Z कितना होगा, अब देखो यहाँ से लेकर आधा डिस्टेंस आपको 8 दिख रहा है, तो बाकी का डिस्टेंस हमारा 14 माइनस 8 होगा कि नहीं होगा, राइट. सो इट विल बी 6 का स्क्वायर. इस तरीके से आपको यहाँ पे डिस्टेंस भी कई बार फाइंड आउट करना होगा. हर बार आपको सारी चीजें दिखी नहीं होगी, हर दी नहीं होगी. ठीक है, सो 64 प्लस 36 इट विल बी 100 अंडर रूट. सो ये मेरा 10 किलोमीटर आंसर में आ जाएगा. ओके, चलिए. नाउ इफ द पेट्रोल कॉस्ट इज 76 per liter and the mileage of the car is 5 kilometer per liter, then what will be the total cost of the entire journey? Now the entire journey. सो आपको पता है, पहली बात तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकली यहाँ पे सॉल्व होना था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा आपका मैथ्स अच्छा होना था यहाँ पे. वैसे तो बहुत इजी है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन से छोटी क्लासेस में हमने इस टाइप से पढ़ा था. तो देखो आपको ये देखना था कि 5 किलोमीटर चल जाएगा वो 1 लीटर के पेट्रोल में, यही तो कहा गया. 1 लीटर पेट्रोल इज सफिशियंट फॉर 5 किलोमीटर्स. सो उसकी इंटायर जर्नी, जो उसका इंटायर जर्नी मतलब उसका टोटल डिस्टेंस कवर होगा ना. इंटायर जर्नी का मतलब जो पूरा डिस्टेंस उसने जर्नी में कवर किया है, दैट विल बी टोटल डिस्टेंस. वो कितने होगा, वो मेरा यहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा. जैसे फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस, तो सबको आपको ऐड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे से टोटल डिस्टेंस कितना आएगा मेरा, 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 3, ये होगा मेरा टोटल डिस्टेंस जितना मेरा कवर किया हुआ है. तो ये हो गया 18, 21 और ये हो गया 35 किलोमीटर है. यस, किलोमीटर है. ठीक है, ये मेरा टोटल डिस्टेंस. तो आपको पता होना चाहिए कि 35 किलोमीटर को कितना पेट्रोल चाहिए होगा उसको, ये आपको बताना है. सो इट विल बी 1/5 मल्टीप्लाई 35. अगर आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे 1/5 कैसे हुआ, तो यूनिटरी मेथड जो होता था हमारा 5 किलोमीटर का 1 लीटर, तो 1 किलोमीटर का हमारे पास कितना आ जाएगा 1/5 लीटर, राइट. डिवाइड ही होगा, छोटे का निकालेंगे तो डिवाइड होगा, ज्यादा का निकालेंगे तो मल्टीप्लीकेशन होगा. तो 35 के लिए 1/5 मल्टीप्लाई 35. अब हमको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितना लीटर मुझे पेट्रोल इस पूरी जर्नी के लिए लगेगा. सो टोटल डिस्टेंस के लिए मुझे 7 लीटर पेट्रोल चाहिए है. बट आपको यहाँ तक काम नहीं था, आपका काम था जितना आप पेट्रोल खरीदोगे जर्नी के लिए, हाउ मच यू आर गोइंग टू पे. सो ये आपको निकालना है. अब आपको पता है भाई मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है. इफ 1 लीटर जो कॉस्ट है, 1 लीटर पेट्रोल का जो कॉस्ट दिख रहा है 76 पर लीटर का मतलब 1 लीटर का कॉस्ट जो है वो 76 रुपीज है, राइट. 76 रुपीज है. तो सिंपल है, 7 लीटर का कितना हो जाएगा, 76 मल्टीप्लाई बाय 7, इट विल बी 53 एंड 2 रुपीज, राइट. सो मेरा आंसर आएगा 4th वन. सो आई होप यू गॉट दिस. ठीक है, तो आप इसको खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर. नेक्स्ट, दिस इज फॉर आर RBI ग्रेड B 2018 क्वेश्चन. ठीक है, A इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ B. A क्या है, 3 मीटर ईस्ट है B का. D इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ C एंड K इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ J. तो यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं. इट मीन्स थोड़ा सा शफल हो रखा है चीज़ों को, तो यहाँ पे आपको ध्यान से चीज़ें देखनी पड़ेगी.
डी इज 4 मीटर साउथ ऑफ ए। अब यहां से ए से कनेक्टेड मेरे को 2 पॉइंट दिख रहे हैं, सो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रॉम बी 3 मीटर ईस्ट ऑफ ए से 4 मीटर साउथ आपका कौन है? डी है। डी जो है वो 4 मीटर नॉर्थ है, तो 4 मीटर नॉर्थ आपका यहां पे सी हो गया। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 4। बाकी यहां पे मैच नहीं हो रहा। E इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ C, तो E जो है वो 5 मीटर ईस्ट है, तो E विल बी ऐसा कुछ होगा आपका। एंड पॉइंट E B इज 5 नॉर्थ ऑफ F। अब अभी F तो है नहीं, बट F यहां पे से B से कनेक्ट है, सो B इज नॉर्थ 5 मीटर नॉर्थ ऑफ F। तो F कहां पर आएगा? यहां कहीं आपका F आएगा, ऐसे ये 5 मीटर नॉर्थ ऑफ F। ठीक है, यहां से F से कनेक्टेड था ये वाला पॉइंट L और G वाला, इसको भी कर देते हैं। L इज 4 मीटर साउथ ऑफ G विच इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ F। तो 6 मीटर वेस्ट है G कहां से? F से, और L उसका 4 मीटर नीचे के साइड है, तो 4 मीटर नीचे के साइड हो गया, तो ये थोड़ा सा नीचे आपको बनाना पड़ेगा यहां पर L। ठीक है, सो दिस इज माय डायग्राम। ओके, नेक्स्ट M is 5 मीटर 5 मीटर साउथ ऑफ E विच इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ N। तो 4 मीटर वेस्ट ऑफ N विल बी हेयर। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और जो M है वो नीचे की साइड है, तो M आपका नीचे की साइड होगा यहां पर, दिस विल बी M। कितना? 5 मीटर से। तो ये डिस्टेंस आपको ढंग से बनाना है। K और Q का अभी पता नहीं है। I इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ A, सो 4 मीटर ईस्ट ऑफ A का मीनिंग है यहां कहीं आपका I हो गया। ठीक है, E को हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे ऐसे। J इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ I, तो J मेरा यहां से 6 मीटर नॉर्थ ऑफ I निकल गया। J और K का था हमारे पास, K इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ J, सो K जो है वो 7 मीटर वेस्ट है। सो एज यू नो दैट मेरे पास नीचे फिगर में 4 और 3 का दिख रहा है B, A और I का डिस्टेंस, राइट। तो मुझे वो 7 पता होना चाहिए कि यहां पर आएगा, तो ये पूरा जो 7 है यहां पर जाके खत्म होगा, एंड पॉइंट K विल बी दिस। ठीक है, अब आपके पास K और Q का एक रिलेशन गिवन था, K और Q का एक रिलेशन गिवन था दैट Q से 3 मीटर नॉर्थ है K। अब ये पूरा डिस्टेंस J एंड I का 6 है, तो K जो 3 है वो यहीं तक खत्म होगा। सो Q विल बी, ये मेरा डिस्टेंस 3 है और Q मेरा पॉइंट यहाँ पे आ गया। सो दिस इज माय कंप्लीट फिगर। अब सारे जितने पॉइंट्स थे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। कोई भी पॉइंट अभी छूट रहा है? नहीं, अभी कोई भी पॉइंट यहाँ पे नहीं बचा हुआ है। सो हमने कंप्लीट फिगर बना लिया। तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना था। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा लेंथी हो सकते हैं कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन N और K। अब N और K के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखो पहले तो कनेक्ट करना पड़ेगा। तो N और कहाँ है, K कहाँ है, तो ये आपका यहाँ से लेकर ऐसे आपका इमेजिनरी लाइन एक ड्रॉ होगी। तो वो इमेजिनरी लाइन के साथ साथ इमेजिनरी ट्राइंगल भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ इस टाइप से, यहाँ से ऐसे। ये आपको पूरा फाइंड आउट करना है। सपोज दिस पॉइंट वाज O बोल देते हैं इसको, Z मान लो। ठीक है, अब यहां से आपको N और K का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो NK इज इक्वल टू अंडर रूट ZK स्क्वायर प्लस ZN स्क्वायर, ये होगा। तो ये आपको पूरा डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, तो यहां से लेकर ये आपका मेरे पास यहाँ पे ZK इज इक्वल टू 6 प्लस 5 प्लस और नहीं, हाँ 6 और ये पूरा हो गया 8, मतलब 4 प्लस 4 कर लो। ठीक है, तो ये हो गया 16। क्यों? ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ 6 है, ये पूरा आपका 4 प्लस 4 है, तो इस तरीके से हमने ये कवर कर लिया। नेक्स्ट देखेंगे Z और N का। तो Z और N में C से E 5 है,
E से N भी मेरे पास डिस्टेंस है, और Z से E जो हम है ऊपर के मेजरमेंट के पैरेलली हम देख सकते हैं, तो ऊपर ये क्या है 3 है। सो ये हमारा हो जाएगा Zn इक्वल टू 3 + 5 + 4, ठीक है, 3 + 5 + 4 ऐसे कुछ होगा। हाँ, तो ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे बन गया। सो माय आंसर विल बी 18ZK, हाँ सॉरी 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, सो 256 + 144, और ये हमारा पूरा हो जाएगा 400, ठीक है। 1 सेकेंड, N and K, वन सेकेंड, दिस इज 14, ठीक है। Z और K ये 14 है, हाँ तो Z और K ये 14 है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत निकाल लिया था, दिस विल बी 14, सो 14 का स्क्वायर 196, सो 340, सो आंसर विल बी 340 मीटर। सो √ 340 मेरा यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। इफ W इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ J, तो पहले उससे पहले ये वाला एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इन विच डायरेक्शन M विद रिस्पेक्ट टू Q, कौन से डायरेक्शन में है M विद रिस्पेक्ट टू Q। सो इफ यू आर लुकिंग एट Q सॉरी M, तो आप देखो Q से कैसे देखोगे, नीचे की तरफ देखोगे, स्लांट में दिख रहा है आपको ये, तो ये क्या है साउथ ईस्ट की तरफ, तो आंसर विल बी साउथ ईस्ट, ठीक है। नाउ 10th क्वेश्चन, इफ Q is 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट J, Q is 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट J, तो यहाँ पे J कहाँ है, ये रहा, सो यहाँ पे ईस्ट में आपका W आ गया, यही है, हाँ। एंड V is 4 मीटर नॉर्थ ऑफ W, V is 4 मीटर नॉर्थ ऑफ W, सपोज। सो ये जो दो कंडीशन दिख रही है और ये जो दो न्यू पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये ओनली फॉर 10th होगा, मतलब ये सिर्फ 10th वाले क्वेश्चन के लिए होंगे। नेक्स्ट आप इन दोनों चीजों को यूज नहीं करोगे, जितना डायग्राम ऑलरेडी बना लिया है वही आपका लास्ट होता है। सो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन V एंड L, सो V और L के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब आपको फाइंड आउट करना है। V ये रहा, L ये रहा, बहुत दूर है आपके दोनों चीजें, देखो इसका मीनिंग है कि ये आपको अब कैसे निकालना है, इस टाइप से, ऐसे यहां तक आपको ये जाना है, ठीक है। सो दिस विल बी योर इमेजिनरी लाइन। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करना है, ठीक है। तो पहले तो K और N के लिए किया, अब आपको यहाँ पे इसके लिए करना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ, ओके, ये वाला। सो अगर हम इसको यहां से रब कर दे पहले वाले को, तो ये हमारा न्यू वाला डायग्राम है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। अब आपको सपोज इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया y, दिस पॉइंट इज y, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट VL स्क्वायर, सॉरी VL √ आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, VY स्क्वायर और प्लस LY स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेंगे दोनों चीजें, ठीक है। उसके लिए VY को पहले फाइंड आउट करो, तो क्या है, सो एज यू नो ये आपका पूरा डिस्टेंस होना चाहिए। सो यहां से लेकर यहां तक का इट विल बी 9, वाई 9 क्यों होगा, क्योंकि ये देखो ये आपको 1 सेकेंड, ये वाला यहां से अब आपको ज्यादा इजी लगेगा, 5 B से F तक 5 एंड G से L तक 9, तो इट इज 9, ठीक है। अब यहां से लेकर आपको यहां तक दिख रहा होगा ये पूरा डिस्टेंस, 4 + 6 दिख रहा है, 4 + 6 दिख रहा है, राइट। सो ये मेरा पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, VY का जो स्क्वायर है, VY जो आपको मिला वो कितना मिला, 4 + 6 + 9, ठीक है। सो स्क्वायर प्लस, अब LY को क्या मिलेगा हमारा, LY कहां से है आएगा,
यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपका ये 6 दिख रहा है, देन यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है दिस इज कंप्लीट 7, ठीक है। अब जो आपका ये वाला जो डिस्टेंस है वो 3 है, मतलब यहां से लेकर यहां y तक ये 3 है, ठीक है। सो इट विल बी 16 का स्क्वायर, और हम इसको अगर पूरा एक्सपेंड करके लिखें सो इट विल बी 6 + 7 + 3। सो इसलिए आपको डायग्राम को रीड करना भी ढंग से आना चाहिए कि कहां से कहां तक आप सही मेजरमेंट ला सकते हो, ठीक है। सो ये 3 क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर z से w तक 3 है और वही मेजरमेंट आपको नीचे दिख रहा है, क्योंकि हमने ये कहां तक किया है, i तक किया है, ठीक है। सो इट विल बी 16 का स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा 361 प्लस 256, तो ये हो जाएगा हमारा 617। सो आंसर विल बी 617। ओके, सो दिस इज माय आंसर। सो आई होप यू गॉट दिस। नाउ डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है आरबीआई ग्रेड बी 2022 का। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एक्स। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है एल की किसके रिस्पेक्ट में, एक्स की। तो हमें दोनों का ही एक फिक्स्ड पोजीशन पता होना चाहिए या फिर दोनों का ही रिलेशन पता होना चाहिए, बाकियों से मतलब नहीं होगा। सो एल इज नॉर्थ ऑफ एम विच इज वेस्ट ऑफ जी, तो ये तो एस एम और जी की बात हो रही है। पी इज ईस्ट ऑफ एक्स, एल इज नॉर्थ ऑफ वी। सो वी नो दैट एल जो है वो वी का नॉर्थ है, पी जो है वो एक्स का ईस्ट है, बट इन सबको कंबाइन कैसे करना है, यहाँ पे हर एक पॉइंट इंडिविजुअली है। अब इंडिविजुअली सबके अलग अलग यहाँ पे लोकेशंस है, तो हम तीनों को कंबाइन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हम एल और एक्स को भी कहीं से पता नहीं है कि कौन कहाँ है कौन कहाँ है। इट मीन्स फर्स्ट इज नॉट सफिशियंट अलोन। नेक्स्ट, वी इज एग्जैक्टली मिडल ऑफ एम और जी। एल इज ईस्ट ऑफ एस, मतलब L जो है वो ईस्ट है S पॉइंट के। X इज नीदर साउथ और साउथ ईस्ट ऑफ M, ठीक है। तो यहां पर एक चीज आप देख सकते हो, P इज साउथ ऑफ G, तो ये P का साउथ के मतलब P का G के हिसाब से है, ठीक है। P और G को साइड करेंगे अभी। L का S के हिसाब से है, तो S तो यहाँ पे किसी से भी कनेक्ट नहीं हो रहा है ना। देखो V जो है वो M और G के बीच में है, तो यहाँ पे तीनों कनेक्ट हो जाएंगे, फिर P भी कनेक्ट हो जाएगा इनसे। हो सकता है L X भी कनेक्ट हो जाए, दो पॉसिबल डायग्राम के साथ। बट यहाँ पे L S से ईस्ट में है और L किसी और से कनेक्ट नहीं हो रखा। आप देख सकते हो अगर आप बनाओगे ये भी डायग्राम, तो L जो है वो किसी पॉइंट से यहाँ पे रिलेटेड नहीं होगा एक्सेप्ट S, और S भी किसी और से रिलेट नहीं कर रहा है, तो हम ये कंबाइन ही नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स सेकेंड अलोन इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट। नाउ सपोज हम दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों ही डेटास को कंबाइन करना, तो याद रखो दोनों को साथ में यूज करो। नाउ M विच इज वेस्ट ऑफ G और V जो है वो मिडिल है M और G का। सो अगर हमें यहाँ पे बनाना शुरू करूं तो M शुड बी हेयर, G शुड बी हेयर, V आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, राइट। यहां पे L जो है वो नॉर्थ है V का, L आपका यहां पे कहीं होगा, कहीं भी यहां होगा, ऐसे करके नॉर्थ की साइड को, ठीक है। इतना आया। S जो है वो M का नॉर्थ है विच इज वेस्ट ऑफ G ऑल्सो, ठीक है। तो S जो है वो M का नॉर्थ है, तो नॉर्थ की साइड कहीं भी हो सकता है, L से ऊपर की साइड भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो हमें बस अभी इतना ही पता है कि S जो है वो यहाँ कहीं होगा, वो ऊपर की साइड भी हो सकता है। एरो आपको दिखा रहा है कि अभी पर्टिकुलर नहीं है। L जो है वो ईस्ट है साउथ के, अच्छा सॉरी, L इज ईस्ट ऑफ S। अब यहाँ पे ये भी पता चल गया L जो है वो ईस्ट है S के। नाउ वी नो कि जो ये चीज है कि यहाँ पे S जो है वो यहाँ कहीं होगा, जहां पर L होगा वहीं पर S भी होगा। X इज नीदर साउथ नॉर ईस्ट ऑफ M और P जो है वो साउथ में है G के, तो P समवेयर हेयर और P इज ईस्ट ऑफ X। अब आपको पता है कि X की ईस्ट की साइड को P चाहिए मुझे, P ऑलरेडी डायग्राम में आ गया है। सो X यहाँ कहीं पे भी एग्जिस्ट करेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि ऑलरेडी मना किया हुआ है कि X जो है वो करेक्ट M के नीचे नहीं होना चाहिए विच इज साउथ, और करेक्ट S M के साउथ ईस्ट में भी नहीं होना चाहिए।
राइट, यहाँ भी। तो इट मीन्स x के लिए जितने भी ये वाले पॉइंट है ना, यहां से ध्यान रहे, x के जितने भी ये वाले पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट x कैन नॉट बी अराउंड दिस, ठीक है। x यहाँ कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि साउथ ईस्ट मतलब सारे पॉइंट्स आपके साउथ ईस्ट में होंगे, सिर्फ एक पॉइंट नहीं, राइट। सो x यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, कहीं भी नहीं आ सकता। x कहाँ आएगा फिर? अब आपको उसको p के ईस्ट, सॉरी p के वेस्ट में भी रखना है, ठीक है, p के उस साइड भी रखना है। तो नाउ इट इज क्लियर दैट x कैन बी हेयर, तो x आपका यहाँ कहीं होना चाहिए, क्योंकि साउथ करेक्ट मना है, साउथ ईस्ट मना है, तो आपका साउथ वेस्ट की साइड हो सकता है, मतलब नीचे की साइड हो सकता है, ठीक है, यहाँ कहीं हो सकता है, बस इस लाइन में अब एग्जिस्ट करेगा आपका x। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ माय आंसर, L कौन से पोजीशन पे है x से, चाहे x कहीं पे भी हो, if we do not have the fixed position of x right now, but we know that x must be at this line somewhere here, किसी भी लाइन पे कहीं पे भी होगा, बट हर जगह से L के लिए जो डायरेक्शन निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? नॉर्थ ईस्ट। क्या निकल के आएगी? नॉर्थ ईस्ट, राइट, नॉर्थ ईस्ट। सो मेरा डेटा यहाँ पे सफिशियंट है डायरेक्शन निकालने के लिए, राइट, एटलीस्ट डायरेक्शन आप यहाँ पे से निकाल सकते हो। सो ई विल बी माई करेक्ट आंसर। सो आई होप यू गॉट दिस। सो दिस इज आर कोडेड डायरेक्शन सेंस, ठीक है। तो कोडेड डायरेक्शन सेंस कर लेते हैं थोड़ा अभी। यहाँ पे क्या हो रखा है कि x एट y ब्रैकेट में एक डिस्टेंस गिवन है, और बाकी जब उसका मीनिंग दिया गया है x इज 17 मीटर नॉर्थ ऑफ y, तो इस टाइप से ब्रैकेट के अंदर एक डिफरेंट डिस्टेंस है, यहाँ पे एक डिफरेंट डिस्टेंस है। इट मीन्स फर्स्ट यू ऑल्सो हैव टू लॉजिकली डिकोड द डिस्टेंस है कि एक्चुअली में डिस्टेंस क्या लेंगे हम, राइट, क्योंकि डिस्टेंस ना ही आप ब्रैकेट वाला लोगे, अभी आपको लेना है जो मीनिंग में है। अब मीनिंग में जो डिस्टेंस है वो निकला कैसे, ये पता होना पड़ेगा। ओके, चलिए। सो 12 17 बन गया, 13 7 बन गया, 13 21 बन गया, और 20 13 मीटर बन गया। सो यहाँ पे क्या हुआ, आपका +8 हुआ है, यहाँ पे आपका -7, हेयर -6 एंड हेयर वी हैव +5। तो इस टाइप से आपकी चीजें हुई है। सो आगे देखेंगे, $y मीन्स x इज साउथ ईस्ट ऑफ y, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट इंस्ट्रक्शन पार्ट है, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे अब ये डायग्राम को क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। अब डायग्राम को बनाते हैं धीरे धीरे। सो यहाँ से अगर हम O से शुरू करते हैं, तो पहले तो अब देखो हर जगह नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में डिफरेंट डिफरेंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब जहाँ पे भी नॉर्थ होगा वहाँ पर डिफरेंट ही आपका वहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा। जहाँ पे साउथ होगा वहाँ पे -6 ही होगा, जहाँ पे ईस्ट होगा वहाँ पे +8 ही होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर रखनी है। ओके, सो हैश का मतलब साउथ, तो O इज साउथ ऑफ P विद -6, तो यहाँ से -6 हो गई है, 8 में +5 होगा। सो ये निकल के आएगा 12, ये निकल के आएगा 6 मीटर। डॉलर में क्या हो रहा है, +8 हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 17। परसेंट में क्या हो रहा है, -7, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। चलो, हैश में क्या हो रहा है, -6, तो इट विल बी 3, और डॉलर में अगेन +8, तो इट विल बी 19। तो अब हमारा डायग्राम बनना शुरू होगा। So O is south of P. O is east of N. 17 के डिस्टेंस से, ठीक है। यहाँ पे M is north of N with 12 किलोमीटर, सॉरी, ठीक है। ये हो गया। P और R का है, P%R, तो P जो है वेस्ट में है R के 7 से, QR का
Q इज साउथ ऑफ R 13 से, Q और S का है, Q इज ईस्ट ऑफ S विद 19, ठीक है। तो 19 हमारा कहाँ पे तक होगा, यहाँ कहीं तक। पूरा डिस्टेंस आपको देखना है, बिकॉज 17 प्लस 7 विल बी ग्रेटर देन 19 एंड दैट्स वाई यहाँ पे मेरा S आएगा। सो दिस इज माई कंप्लीट डायग्राम, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन पार्ट। इफ E एंड NO, अब ये NO का मीनिंग क्या है, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन ऐसा गिवन हो रखा था कि X एंड 2 पॉइंट एक साथ होंगे। इट मीन्स जो फर्स्ट पॉइंट है वो मिडिल में है उन दोनों पॉइंट्स के, मिडिल में है उन दोनों पॉइंट्स के। सपोज कि जो आपका इफ E एंड NO, मतलब E N और O के बीच में है, तो N और O कहाँ है, पहली बात तो मेरा ये रहा, तो E यहाँ कहीं होगा, ठीक है। सो ये अभी सिर्फ इस ही क्वेश्चन के लिए कंडीशन अप्लाई होंगी। What is the direction of E with respect to Q? So if we are standing at Q, so E की तरफ देख के E कौन सी डायरेक्शन में है? So you can answer north west. So answer will be north west. अब नॉर्थ वेस्ट के लिए आपको डायरेक्ट नॉर्थ वेस्ट नहीं है, आपके पास यहाँ पे साइन है, तो दो, पहली बात तो मेरा कॉम्बिनेशन आना चाहिए साइन का। So जो नॉर्थ का कॉम्बिनेशन है एट और वेस्ट का कॉम्बिनेशन है परसेंट, तो नॉर्थ का एट परसेंट मेरा पास यहाँ पे आंसर में दिखना चाहिए मुझे। नाउ 15th वाला पहले करते हैं। इन विच डायरेक्शन Z विद रिस्पेक्ट टू P, तो Z कौन सी डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू P? सो 1 सेकेंड, हाँ हमारे पास नया एक डायग्राम, मतलब नया पॉइंट वो हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके लिए भूल जाओ। सो Z अगर कहाँ है मेरा, Z एंड S और Q, तो Z अगर S और Q के बीच में है तो Z आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। और किसका पूछा गया है, P का, तो Z विद रिस्पेक्ट टू P कौन सी डायरेक्शन में आपको दिख रहा है। अब ये आपको देखने को सोच रहे होंगे आपके बिल्कुल साउथ में दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल साउथ नहीं है, बिकॉज देखो यहां से लेकर जो P का डिस्टेंस है ये वाला, वो 7 है ऊपर P और R के हिसाब से, ठीक है। सो ये बाकी का डिस्टेंस कितना होगा, 19 माइनस 7 ना, तो ये आपका निकल के आएगा 12। इट मीन्स Z आपका बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, मिड पॉइंट में नहीं है, ठीक है। सो इट मीन्स जो Z है वो यहां कहीं होगा, ये जो डिस्टेंस है 7 और 19 का मिड पॉइंट आपका यहां कहीं होगा, ठीक है। सो मतलब सपोज अगर हम इसको ध्यान से देखें, सपोज 19 यहां तक है, ठीक है, दिस इज आर S, तो 19 का मिड पॉइंट यहां कहीं होगा और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है मेरा 7 है, तो आपका जो ये क्या नाम है इसका Z है वो यहां कहीं है, तो Z आपका करेक्ट P के साउथ में नहीं है, ठीक है। Z आपका कहाँ है, साउथ बट वेस्ट डायरेक्शन में, तो आंसर विल बी साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट मेरा आंसर में आना चाहिए, ठीक है। सो साउथ और वेस्ट का क्या होगा यहाँ पे, हैश और परसेंटेज, तो हैश एंड परसेंटेज विल बी मीन माय आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ध्यान देना था। नेक्स्ट देखेंगे, इसको अब हटा देते हैं। What is the approximate shortest distance between S and O? तो S और O के बीच का जो approximate बोला है, पहले तो हम shortest distance निकाल लेते हैं एक बार। तो आपका shortest distance इस टाइप से बनेगा, ये हमारा एक ट्राइंगल बनेगा, इमेजिनरी ट्राइंगल। एज आई टोल्ड यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 7 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 19 माइनस 7 मतलब 12, ठीक है। पर आपको, हाँ मतलब आपको यहाँ से लेकर यहाँ निकालना है। सो OS इज इक्वल टू अंडर रूट, ये कितना हो गया 12 का स्क्वायर प्लस, तो ये वाला डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर वाला है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, देखो ऊपर लेके यहाँ तक आपका 6 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 13 माइनस 6, ठीक है, 7 का स्क्वायर। वाई 13 माइनस 6, आधा ऊपर जो है वो 13 है, सॉरी 6 है, और पूरा जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको बड़ा वाला वो 13 दिख रहा है, राइट। तो 13 से नीचे की साइड होगा, कम होगा। सो 144 प्लस 49, तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आएगा 3, 9 और 1 सेकेंड, सो आंसर विल बी 193।
ठीक है, अब ये आपको बोला गया है अप्रोक्सीमेट, दैट्स वाई उन्होंने कोई अंडर रूट वाला आंसर नहीं दिया है। आपको अप्रोक्सीमेट किसके दिख रहा है, बिकॉज 14 का स्क्वायर होता है आपका ये किसके बीच में, 13 और 14 के स्क्वायर के बीच में। इट इज 169 और इट इज 196, कोई किसके नियरेस्ट दिख रहा है आपको, ये 14 के नियर दिख रहा है, राइट। सो माय आंसर विल बी 14 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। सो आंसर विल बी 14। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है, विच इज ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग पे आपके बेसिकली कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे फॉर्मेट में। सो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आपके डेटा सफिशिएंसी टाइप में भी दिखने को मिल सकते हैं और आपका नॉर्मल क्वेश्चन भी होगा। तो आपको मेन काम है कि इसको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर एक बार आपको समझ आ गया, बाकी आपको क्वेश्चंस इसके डिफिकल्ट नहीं लगते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Among the 6 persons X, Y, Z, M, N and O each has a different weight, ठीक है, 6 लोग हैं। X is heavier than 3 person। अब अगर मान लो मेरे पास 6 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। X जो है सिर्फ 3 लोगों से हैवियर है, तो इट्स क्लियर दैट X आपका यहाँ कहीं पे होगा 3 लोगों से ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारा हाई, मतलब ये जो है पर्सन ये हैवीएस्ट होगा और ये वाला जो पर्सन होगा लास्ट में ये अभी लाइटेस्ट की साइड हमने डाला हुआ है, ठीक है। सो एक्स की मेरी पोजीशन आ गई। आगे देखो, z इज लाइटर देन m, मतलब z जो है वो m से लाइटर है इस टाइप से। n इज लाइटर देन ओनली y, अब n जो है वो सिर्फ और सिर्फ y से लाइटर है, सो n मस्ट बी हेयर एंड y मस्ट बी हेयर, राइट। Z इज नॉट द लाइटेस्ट, Z जो है वो सबसे छोटा नहीं है, तो इट मीन Z यहाँ नहीं आ सकता। अब M और Z के रिलेशन के हिसाब से नाउ इट इज क्लियर कि M और Z की ये पोजीशन फिक्स है, क्योंकि बाकी आगे फिल हो चुका है। अब जो एक पर्सन बचा है अकेला, उसको आपको यहाँ पे रखना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ सो अगर जो सेकंड हैवीएस्ट पर्सन है उसका वेट है 56, तो सेकंड हैवीएस्ट यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे सेकंड हैवीएस्ट होगा इधर की साइड से Y, और सेकंड लाइटेस्ट कौन होगा, Z। तो इन दोनों का वेट गिवन है। आंसर करेंगे कि किसका वेट 56 है, सो यहाँ पे हमें किसका वेट 56 दिख रहा है, सॉरी n इज लाइटर देन y में ओनली y है ना, तो आपका यहाँ पे n है और यहाँ पे y है, ये उल्टा हो गया था, ठीक है। सो n हमारा n का वेट है 56। ओके, चलिए नाउ हाउ मेनी पर्सन आर लाइटर देन m, बिल्कुल आपको डायग्राम में दिख रहा है आपके अरेंजमेंट में। सो कितने पर्सन है, 2 पर्सन। What is the possible weight of O? अब हमें O का वेट गिवन तो नहीं है बट पॉसिबिलिटी पूछी गई है। सो पॉसिबिलिटी क्या होगी, सारे जितने भी नंबर हमारे 28 से नीचे होंगे वो सारा मेरा पॉसिबल आंसर होगा। सो 28 कैन नॉट बी द आंसर, 30, 29 और 32 कैन नॉट बी द आंसर, तो 26 जो है वो 28 से नीचे है, ये मेरा पॉसिबल आंसर बन सकता है। ओके, देखो हमें कोई चीज फिक्स नहीं पता, तभी क्वेश्चन ने पूछा है कि पॉसिबल बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच ऑफ 6 पर्सन्स U, V, W, X, Y and Z has a different number of shirts. X has less number of shirts than only Y. अब सॉरी ओनली V। अब यहाँ पे 6 लोग हैं अगेन, ठीक है, तो हमने ऐसे करके ब्लैंक बना दी 6 लोगों का। यहाँ पे सबसे जो हाईएस्ट नंबर होगा जिस पे और जिस पे लोवेस्ट नंबर पे होगा, ऐसे में। सो X has less number of then only V, तो आपका V यहाँ पे और X यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। Y has more number of shirts than only 2 persons। अब यहाँ पे ये चीजें फिक्स है कि सिर्फ 2 लोगों से ज्यादा है, सो Y आपका यहाँ होगा मतलब 2 लोगों से ऊपर की साइड को, 2 लोगों से ज्यादा। U does not have less number of shirts than Y, U must be here। W does not have least number। अब ऑलरेडी W अगर लिस्ट नहीं है तो एक पोजीशन आपको वैकेंट मिलेगी W के लिए, विच इज दिस, ठीक है। द वन हु हैज द सेकेंड लोवेस्ट नंबर ऑफ शर्ट्स, सेकेंड लोवेस्ट नंबर मतलब ये W, इसके पास 8 शर्ट्स है और जो U है उसके पास 16 शर्ट्स हैं, बस बाकी आपको नहीं गिवन है। जो अकेला आपका एक पर्सन बचा है उसको आपको यहाँ पे लास्ट में फिल कर देना है। नाउ
क्वेश्चन क्या है, द वन हु हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स हैज 18, मतलब जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स हैं वो 18 मोर देन W है. इट मीन्स जो मैक्सिमम नंबर मतलब V वाला है, V के पास कितनी शर्ट्स हैं, 18 मोर देन W का मतलब है W के पास जितनी भी है उससे 18 ज्यादा. एंड वी नो द नंबर फॉर W, इट विल बी 8, सो आंसर विल बी 26. सो यहाँ पे बोला है कि द मैक्सिमम नंबर कितना है शर्ट्स का जो V के पास होगा, सो आंसर विल बी 26. ठीक है, चलिए. तो इस टाइप से हम तो जो चीजें हमें को गिवन है उनमें से जो हमें बनाया है उससे रिलेट करके हम आंसर को क्वेश्चन को समझते हैं, देन वी फाइंड द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट पॉसिबल नंबर ऑफ शर्ट्स डज Y हैव. अब पॉसिबिलिटी पूछी गई है तो Y को देखो कहाँ है, आपका नंबर जो है वो 16 और 8 के बीच में लाई करना चाहिए. सिंपल. तो ये 6 नहीं हो सकता, तो 12 मेरा आंसर करेक्ट होगा. 18 नहीं हो सकता, 12 ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता. नंबर आपका 18 और 16 के बीच में होना चाहिए. ओके, सो ये मेरा 12 आंसर. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू Z. तो Z के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी. Z हैज पॉसिबिलिटी 10 शर्ट्स. अब Z ऑलरेडी आपका W से नीचे है तो 10 कैसे हो सकता है, 10 8 से नीचे होना चाहिए ना वो तो. सो 10 तो हो ही नहीं सकता. Z हैज मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स, तो बिल्कुल मिनिमम ही होगा बिकॉज Z अगर सबसे कम आपको ऑर्डर में दिख रहा है, जो हमने ऑर्डर में रखे हैं सबको, ठीक है. सो यहाँ पे जो Z है मिनिमम है क्या, यस. तो B इज माई करेक्ट आंसर राइट नाउ. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं. नाउ दिस इज आर NABARD ग्रेड A PYQ क्वेश्चन. There are 6 persons, namely they have different number of books. D has more books than A and E. D के पास, यहाँ पे बनाते हैं हम, D के पास A और E से ज्यादा है. अब we do not know the relation between A and E, so हम एक स्लैश मार्क कर रहे हैं कि A और E का क्या ऑर्डर है, अभी आपको नहीं पता होगा. ठीक है, बट D उन दोनों से बड़ा है, इतना पता है. Now B has more books than D and F. So B के पास D और F से बड़ा है, तो इन दोनों के बीच का भी ऑर्डर नहीं पता. E has 14 books, तो हमारे पास सपोज कितने लोग हैं, 6 people. E के पास 14 है. द नंबर ऑफ बुक्स इज ट्वाइस, अच्छा द नंबर ऑफ बुक्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बुक्स E हैज, अच्छा द हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स, मतलब जो ये वहां यहाँ पर हाईएस्ट पे है, E से ट्वाइस है उसका, मतलब यहाँ पे जितने भी बुक्स E के पास होगी उससे डबल उस हाईएस्ट नंबर पे होगा. एंड दैट इज नॉट B, मतलब यहाँ पे क्या है, इस हाईएस्ट पोजीशन पे B आपका नहीं आएगा. मतलब जो हाईएस्ट पर्सन था उसका E से ट्वाइस बुक्स है एंड इट इज नॉट B. ओके, F हैज मोर बुक्स देन E बट लेस देन A, मतलब F के जो बुक्स हैं वो E से तो ज्यादा है बट A से कम है. यहीं से हमें A और E का भी रिलेशन मिल गया. A हैज 4 बुक्स मोर देन E, मतलब A के पास कितनी है, E से 4 बुक्स ज्यादा है. मोर मतलब 4 मोर का मतलब होता है +4. ठीक है, चलिए अब इन जो भी हमें ये इक्वेशंस दिख रही हैं इनकी हेल्प से हमको एक कंप्लीट इक्वेशन हम यहाँ पे बनाए, रफ इक्वेशन. ठीक है, अभी हम डायरेक्टली इस ऑर्डर में नहीं डालेंगे, हम एक रफली बनाएंगे यहाँ पे. तो A और E का तो पता है आपको, एंड यू ऑल्सो नो कि D आपका A से बड़ा है, A आपका F से बड़ा है, F आपका E से बड़ा है. एंड वी ऑल्सो नो दैट B जो है वो D और F दोनों से बड़ा है, तो आपका ऑब्वियसली B यहाँ पर आएगा. अब इनको काउंट करो, इन सारे लोगों को, कितने हैं ये, 5 पर्सन है. 5 और 6 पर्सन हमारे पास टोटल है. अब B आपका देखो पीछे के सारे लोगों से बड़ा है, D, F और E और A से बड़ा है. इट मीन्स B आपका बड़ा हो सकता था, बट ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि B कैन नॉट बी द हाईएस्ट वन. सो ऑब्वियसली B आपका यहाँ पे फिल होगा, D आपका फिल यहाँ होगा, A यहाँ पे होगा, F यहाँ पे होगा, E यहाँ पे होगा. ओनली देन वी कैन फिक्स द पोजिशन, क्योंकि 5 लोग हैं, 5 पोजिशन फिक्स हो सकती है इजिली. तो यहाँ पे जो पर्सन बचा है वो आएगा C. C इज द हाईएस्ट वन. ठीक है, नाउ A के पास आपका 4 बुक्स हैं E से, और E का 14 बुक्स गिवन हो रखी है. ठीक है, E के आपके पास 14 बुक्स गिवन हो रखी है. 4 बुक्स ज्यादा है तो आपके पास 18 हो जाएगी यहाँ पे. C के पास ट्वाइस है, सो इट मीन्स इट विल बी 28. कितना हो जाएगा, 28. तो इतनी चीजें आपको समझ में आई है यहाँ से. नाउ इफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज 120, अगर मेरे पास सारी की सारी टोटल जो बुक्स हैं वो 120 है, सो व्हाट इज द सम
ऑफ नंबर ऑफ बुक्स विद डी एंड बी। और सबसे पहले एक नोट करके देखिए, दिस इज एन इवन नंबर, सॉरी देयर इज एन इवन नंबर ऑफ बुक्स विद एवरी पर्सन। मतलब जो भी बुक्स लोगों के पास होगी, इन पर्सन्स के पास, वो सिर्फ एक इवन नंबर होगा। मतलब अगर किसी पे 14 है तो 18, 12, 10, 30 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, इस टाइप से। ओके, सो नाउ वी नो दैट अब मेरे पास इवन नंबर, तो हम यहां से एक चीज तो फिक्स कर सकते हैं, दैट f will be 16. Why? 14, 16 और हमारे पास यहाँ पे 18 ही होता है, क्योंकि 14 और 18 के बीच में एक ही इवन है, वो है 16। तो f is fixed now which is 16। तो अगर मेरे पास टोटल 20 है तो b और d का पूछा गया है, तो b और d दोनों का ही नहीं पता, राइट? बट हम यहाँ से चीज़ों को निकाल तो सकते हैं। Why? Because c का पता है, a का पता है, f और e का पता है। Let's add them. So 16 plus 14 is 30. 30 plus 28 will be 50, 58, ठीक है? और यहाँ पे हो जाएगा 78, 76। तो ये कितना हो जाएगा आपका 76, ठीक है? तो 76 आ गया मेरा किस किस का, देखो यहाँ पे C प्लस A प्लस F प्लस E का आ गया 76। टोटल नंबर ऑफ बुक्स आर 120। तो 120 माइनस 76 अगर हम करेंगे यहाँ पे तो ये 44 मेरे पास आ गया, विच इज B प्लस D, राइट? विच इज B प्लस D। सो सम ऑफ बुक्स विद D एंड B हमारे पास 44 आएगा, जो हमारा निकल सकता है। सो मेरा आंसर यहाँ पे आएगा 44। ओके, चलिए, what can be the possible difference in the number of books with D and F? कह रहा है कि पॉसिबल डिफरेंस क्या हो सकता है डी और एफ का। अब डी का तो आपको पता नहीं है, अब ये मत बोलना कि हमने ये 44 निकाल लिया है। याद रखिएगा ये कंडीशन ओनली अप्लाइज ऑन द 7th क्वेश्चन, ठीक है? नाउ पॉसिबल डिफरेंस, तो एफ का तो ऑलरेडी फिक्स था 16, डी का हमें नहीं पता। नाउ यू नो दैट 28 और 18 के बीच की बात है, तो यहाँ पे से व्हाट कैन बी द डिफरेंस। तो इन सब में से देखो डी आपका क्या क्या हो सकता है, तो डी आपका हो सकता है 20, 22। सो सपोज अगर मैं 20 में से माइनस करूं 16 को, इट विल बी 4 है नहीं यहाँ पे, 22 माइनस 16 करूं 6 है हमारा यहाँ पे। सपोज मैंने अगर 24 मान लिया इसको, तो आपका 24 माइनस 16 हो जाएगा 8 भी नहीं है यहाँ पे। 26 नहीं हो सकता, वाई नॉट 26? क्योंकि 26 आपका बी का होना पड़ेगा, राइट? सो यही मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी हो पा रही थी। ओके, सो नाउ माय आंसर विल बी 2। सो आई होप आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना था कि पॉसिबल आंसर कैसे बनेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी आपको डी के लिए निकालनी पड़ेगी। इस टाइप से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है अपने एग्जाम में। सो अभी 6 है तो 6 मेरा आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Now, this is data sufficiency question and RBI grade B 2018 का question है ये। So, among MNOPQR, each having a different height, who is the second tallest? So, question is second tallest person you have to find out. So, M is, तो first से देखेंगे सिर्फ, M is taller than only O. Now we have 6 persons, so it is very very clear to us. अगर हम first देख रहे हैं, so 6 person, ठीक है? M is taller than only O, it means यहाँ पे आपका आ गया N is taller than P but shorter than R, it means shorter than R but taller than P, ये आपका रिलेशन बनेगा। नेक्स्ट Q is shorter than N, Q जो है वो shorter than N है, so second one is ये आपका ऐसा बनेगा, Q is shorter than N। Now अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, आर एन पी को एंड एन एन क्यू को, सो वी नो दैट वी हैव अ रिलेशन ऑफ 4 पर्सन्स, राइट? इतना तो पता है हमें, ठीक है? इतना हमें पता है कि वी नो दैट वी नो रिलेशन ऑफ 2 पर्सन्स। अगर यहाँ पे Q इज शॉर्टर देन N और हमारे पास N इज टॉलर देन P, सो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके चलें तो आपके पास क्या हो सकता है, R ग्रेटर देन N ग्रेटर देन Q, ये होगा। N is also greater than P, but we do not know the relation of Q and P, right? इतना तो हमें पता होगा कि Q और P में कौन बड़ा है, ये नहीं पता, क्योंकि N दोनों से बड़ा दिख रहा है। So, आपके पास 4 पर्सन्स हैं, हमारे पास 4 प्लेसेस खाली हैं।
So for R and N, we can place both of them here, and it means we do not know the relation of Q and P. तो इन दोनों का आपको ऐसे रखना पड़ेगा, है ना? स्पेसिफिक नहीं है तो ऐसे रख दिया. बट आपको क्वेश्चन ने पूछा है द सेकेंड टॉलेस्ट वन. सेकेंड टॉलेस्ट वो तो फिक्स है, वो तो ऑलरेडी आपका एक स्पेसिफिक आंसर आ रहा है विच इज N. सो हमें बाकियों का सोचने की जरूरत नहीं है, एंड दैट्स वाई आई कैन फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम फर्स्ट. अभी यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं हुआ. जब भी आपका सिर्फ फर्स्ट से आंसर आ जाएगा, और इफ यू हैव ओनली 2 स्टेटमेंट्स, सो आपको सेकंड को भी चेक करना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज वी हैव वन ऑफ द ऑप्शन लाइक डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन और डेटा इन 2 अलोन इज सफिशिएंट. मतलब दोनों में से किसी ना किसी एक को आप यूज करो, आंसर आ जाएगा. तो दैट्स व्हाई इट मीन्स दोनों में से किसी ना किसी एक से अलग अलग आंसर आ रहे हैं, राइट? सो वी हैव टू चेक फॉर सेकेंड. ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट को भी चेक करेंगे. Q इज टॉलर देन ओनली 3%. तो Q का हमें फिक्स हो गया यहां पर. P इज टॉलर देन M बट शॉर्टर देन R. तो शॉर्टर देन R बट टॉलर देन M आप इस तरीके से शो कर सकते हो. N इज शॉर्टर देन R. N जो है वो शॉर्टर देन R बट टॉलर देन P. अब हम इन तीनों को कंबाइन कर सकते हैं ऐसे करके, R ग्रेटर देन N ग्रेटर देन P ग्रेटर देन M, राइट? अब आपके पास 5 पोजीशंस वैकेंट हैं, एक पर्सन और खाली बचा हुआ विच इज O. तो अब देखिए R N P M की पोजीशन में R कैन बी हेयर, P कैन बी हेयर एंड P कैन N कैन बी हेयर, P कैन बी हेयर एंड M कैन बी हेयर. तो O आपका यहाँ आ जाएगा. बट आपका यहाँ पे R यहाँ भी आ सकता है, N आ सकता है, फिर P और आपका यहाँ पे M आ जाएगा, राइट? बिकॉज हमें O की पोजीशन फिक्स तो है ही नहीं, तो आपका सेकेंड नंबर पे O भी आ सकता है, राइट? इट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द सेकेंड वन. वी कैन नॉट फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द सेकेंड स्टेटमेंट. दैट्स वाई वी विल चूज ऑप्शन नंबर A. 1 alone आर सफिशिएंट. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं. यहाँ पे से देर आर 3 पोल्स ऑन ईच साइड ऑफ द रोड. मतलब 3 पोल्स ऑन ईच मतलब 3 here 3 here. ठीक है, बोथ साइड्स. These 6 poles are labeled as P, Q, R, S, T and U. इनके नेम भी हैं. The poles are of different color also. तो they are also arranged parallel to each other. और यहाँ पे 6 poles हैं, उनके कलर भी हैं. The poles are of different height also. मतलब उनको अब एक ऑर्डर में भी अरेंज करना पड़ेगा. तो अब देखते हैं हम कैसे कैसे यहाँ पे अरेंजमेंट को स्टार्ट करते हैं, कैसे हम यहाँ पे कलर्स को फिक्स करेंगे. T is the tallest pole. अगर मैं यहाँ पे we have 6 poles, right? We have 6 poles. तो अगर मैं इनका एक टेबल बना दूँ according to the height, ठीक है, सबकी हाइट डिफरेंट है. तो अगर मैं हाइट डिफरेंट हाइट के हिसाब से एक टेबल यहाँ पे क्रिएट कर दूँ, ठीक है. T is the tallest one, तो T हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे पहले. Is exactly opposite the yellow. अब यहाँ पे क्योंकि वो बिकॉज द पोल्स आर ऑन ईच साइड, तो इट मीन्स वो एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं. तो T जो है वो ऑपोजिट है आपका येलो के, येलो पोल के. शॉर्टेस्ट पोल इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ऑरेंज पोल. तो जो भी ऑरेंज होगा वो किसके ऑपोजिट है? शॉर्टेस्ट वन के. तो हमें अभी पता नहीं है. सो लेट्स सी. U द रेड कलर इज लोकेटेड बिटवीन P एंड S. U जो है वो रेड कलर का है, P और S के बीच में है. अब इट मीन्स इफ इट इज बिटवीन P एंड S, तो अगर वो एक लाइन से है, सो P और S और U एक वाले स्टेट मतलब एक लाइन में है. अगर 2 पैरेलल आपकी रोड जा रही है तो PUS आपका एक ही साइड है, PUS आपका एक ही साइड है. इट इज क्लियर. नाउ R द ब्लू कलर इज ऑपोजिट टू P. जो ब्लू कलर है R वो किसके ऑपोजिट है? R जो है वो ब्लू में है, P के ऑपोजिट है. ठीक है. Q ऑरेंज है एंड ऑरेंज का ऑलरेडी इंफॉर्मेशन थी, इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू U. नाउ इफ Q द ऑरेंज पोल, Q ऑरेंज ऑलरेडी था, ठीक है, ऑपोजिट है U के. अब ऑलरेडी जो ऑरेंज है वो शॉर्टेस्ट पर्सन के ऑपोजिट है, तो इट मीन्स शॉर्टेस्ट पर्सन कौन है? मेरा U है. एंड शॉर्टेस्ट के लिए मैंने U को डाल दिया. ठीक है, शॉर्टेस्ट के लिए U को डाल दिया. P ग्रीन कलर है, इज टॉलर देन R. तो P जो है वो ग्रीन है एंड इट इज टॉलर देन R बट शॉर्टर देन S एंड Q. ये हमारा यहां से रिलेशन बना.
taller than R but shorter than S and Q, तो this is the relation. Now अब धीरे धीरे चीज़ों को फिक्स करो, सारी इंफॉर्मेशन तो कंप्लीट हो गई है, let's fix them. So अब इतना आपको पता है P और S जो है, P, S और U एक ही लाइन में, राइट? सो R जो है वो P के ऑपोजिट है, ये भी हमें पता है. सो सपोज P यहाँ है, U यहाँ है, S यहाँ है, ठीक है? तो इट मीन्स टी क्यू और R जो है वो मेरा क्या है, टी क्यू R जो है वो एक लाइन में है. सो P के ऑपोजिट मुझे R चाहिए, ठीक है? R ब्लू कलर में है, और U के ऑपोजिट Q है जो ऑरेंज में है, P ग्रीन में है. तो S के ऑपोजिट कौन होगा? S के ऑपोजिट T होगा, राइट? S के ऑपोजिट T होगा एंड T इज ऑपोजिट टू द येलो कलर, सो येलो विल बी S, राइट? नाउ U के लिए भी था हमारे पास एक कलर, U का कलर भी था एक, U द रेड कलर. हाँ, तो U रेड कलर वाला है, तो रेड हमारा यहाँ पे U का आ गया. ओके, अब T के लिए एक कलर बचा होगा जो आपका सबके पास से अकेला रह गया, ग्रे. सो T के लिए ग्रे हो गया. तो कलर फिक्स हो गए, साइड्स फिक्स हो गई. नाउ ऑर्डर फिक्स करते हैं अकॉर्डिंग टू द हाइट. अब आपको पता है T is the tallest one, S, Q और P और R का हमें नहीं पता. Now we have four poles and 4 positions. 4 poles और 4 position हमारे पास है. So अब यहाँ से एक चीज आप देख सकते हो, S और Q का नहीं पता, but P and R will be add like this. इतना क्लियर है? सो यही मेरे पास लास्ट ऑर्डर है, यही मेरे पास उनका अरेंजमेंट भी है, ठीक है? लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस. व्हाट इज द कलर ऑफ द टॉलेस्ट पोल? सो टॉलेस्ट पोल का कलर आपको गिवन हो रखा है ग्रे. T इज ग्रे, सो आंसर विल बी ग्रे. द पोल हुज कलर इज ब्लू ऑपोजिट टू विच पोल? सो जिसका ब्लू है मतलब R है, वो ऑपोजिट है P के. सो दिस विल बी माय आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन, सॉरी, which of the following is odd one out if S is second tallest? अब यहाँ पे S का if करके दिया है, so ये कंडीशन आपकी सिर्फ यही लगेगी. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरा आंसर निकाल दिया, नो, ठीक है? सो ऑड वन कौन है? अगर मेरे पास S होगा तो ये हमारा ऐसा बन जाएगा कुछ, ओके? सो T, R, Q, U और none of this. So T, R, S is the second tallest. तो T, R, Q और U. सो T ये रहा, R ये रहा एंड Q ये रहा, ओके? नन ऑफ दीज, और नन ऑफ दीज भी है हमारे पास. कहाँ है? तो ये तीनों ही है हमारे पास. अच्छा, U भी है, ठीक है. सो एज यू कैन सी ये हमारा ऑड पोजीशन पे है, ये हमारा ऑड पे है, ये भी हमारा एक ऑड पोजीशन पे है, राइट? सो U जो है वो हमारे पास क्या है, वो डिफरेंट पोजीशन पे है. एंड इफ वी लुक एट द डायग्राम अरेंजमेंट ऑल्सो, T, R, Q जो है वो एक ही साइड ऑफ द रोड पे है, U जो है वो डिफरेंट साइड है. सो आंसर विल बी डी ऑप्शन, ठीक है? व्हाट इज द कलर ऑफ द सेकेंड टॉलेस्ट पोल? सो सेकेंड टॉलेस्ट पोल का कलर क्या है? वी कैन नॉट डिटरमाइन इट बिकॉज S और Q में से कौन है ये वी डू नॉट नो. सो कैन नॉट बी डिटरमाइन मेरा यहाँ पे आंसर होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन मेरा यहाँ पे आंसर होगा. सो इसको हटा देते हैं यहाँ पे से अभी. सो दिस इज माय फाइनल सॉल्यूशन, ओके? नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर ऑफ ब्लड रिलेशंस. सो हियर वी are going to show the relations between two persons. So कुछ notations होते हैं, कुछ symbols होते हैं जिसकी help से हम देखते हैं कि कौन सा क्या relation होता है, कौन किस gender का है. So for male we are going to use a plus sign, for female we are going to use minus sign, और couples we are going to use two horizontal line, ठीक है? और siblings के लिए हम एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे. एंड जनरेशन गैप दिखाने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस वन, एक एरो. सो इफ वी हैव वन एरो बिटवीन टू पर्सन्स, तो इट मीन्स देयर इज ओनली वन जनरेशन गैप, और 2 जनरेशन गैप का मतलब 2 एरोस, ठीक है? तो ये हमारा नोटेशन रहेगा, ओके? सो यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशन ऑफ एंड
बट, तो एन एंड बट और हु, हुज और विच ऐसे करके. सो हमेशा ध्यान रखना वेन वी हैव who in one statement, ठीक है, G who is also mother of B, G who is sister of B, इस टाइप से आपको दिखेगा. So talks about the nearest person, मतलब जो इसके सबसे नियरेस्ट होगा उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी. एंड और बट दोनों के में ही क्या होता है, टॉक्स अबाउट, जो भी स्टेटमेंट में फर्स्ट पर्सन होगा, द फर्स्ट पर्सन, उसके बारे में ही आपको इंफॉर्मेशन देगा. ठीक है, तो ये चीज़, दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. कहीं पे भी ये आपको काम आएगा, डायरेक्शन सेंस में, आपको ऑर्डर रैंकिंग में, ब्लड रिलेशन, पजल, सीटिंग, कहीं पे भी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो आई होप आपने ये रीड कर लिया होगा. सो देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली, MNO, PQR and S. There are 2 couples also and each child's both parents are alive, मतलब दोनों पेरेंट्स अलाइव हैं. R is son of P. तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, 7 मेंबर्स जो लिमिटेड हैं, 2 कपल हैं लिमिटेड, और हर एक चाइल्ड का एक पेरेंट, 2 पेरेंट होंगे. सो R is son of P, O is sister of N, who is father of Q. So N who is father of Q, O इसकी सिस्टर है, P जो है वो फादर है O का. सो P आपने यहां से ऐसे बना दिया. ठीक है, R is son of P, so now we know that R will be at this position. ठीक है, P is son of O, M is not married to N. Okay, so now we already have 5 members in the family tree. देखो अगर काउंट करो, you already have 5 members. अब आपके पास M आपको रखना है, यहाँ पे एक M बचा हुआ है 7 मेंबर्स में से, और एक S बचा हुआ है, राइट. ये 2 मेंबर्स अभी आपको यहाँ पे रखने हैं. अब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ये. एज वी नो दैट हर एक चाइल्ड का यहाँ पे पेरेंट अलाइव होना चाहिए, तो N शुड बी मैरिड हेयर बिकॉज N का आपका चाइल्ड है Q, राइट. और यहाँ पे और P के भी बच्चे हैं यहाँ पे, P इज ऑल्सो द पेरेंट, सो P भी आपका मैरिड होना चाहिए. तो 2 मैरिड कपल आपके पास आ गए, इससे ज्यादा मैरिड कपल आप शो नहीं कर सकते. इट मीन्स यहाँ पे एक पर्सन जो हम फिल करेंगे, यहाँ पे जो एक पर्सन फिल करेंगे वो हमारा कंप्लीट होगा. नाउ इफ M इज नॉट मैरिड टू N, तो M को मैरिड किससे कराना पड़ेगा, P से. उसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि यही 2 पोजीशन खाली है, एंड दैट्स व्हाई M आपका मैरिड होगा. P से मैरिड है तो एक फीमेल होगा, राइट. S आपका फिर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि उसके अलावा S के लिए कोई पोजीशन खाली नहीं है. अगर कहीं और बिठा दोगे तो ये पोजीशन कौन भरेगा. ठीक है, सो S ऑल्सो इज अ फीमेल. ये मेरा फैमिली ट्री कंप्लीट बन गया यहाँ पे. अब बताएंगे R इज रिलेटेड टू M. सो हाउ इज R रिलेटेड टू M? सो हियर वी शुड नो द जेंडर ऑफ R2. ठीक है, R का जेंडर पता होना चाहिए. तो R कैसे रिलेट दिख रहा है आपको, R इज द सन ऑफ M अकॉर्डिंग टू द फैमिली ट्री. ठीक है, M का यहाँ पे आपको पेरेंट दिख रहा है, क्योंकि M जो है वो मैरिड है P से. ठीक है, और R का पेरेंट है P और M दोनों, तो R इज सन. A इज वाइफ ऑफ Q. सपोज इफ A इज वाइफ ऑफ Q, तो आपके पास A अगर वाइफ है तो Q हस्बैंड होगा, मतलब एक मेल होगा. सो नाउ फॉर दिस क्वेश्चन वी नो दैट Q इज मेल. तो हाउ इज Q रिलेटेड टू R? सो R से कैसे रिलेट करेगा, तो R देख रहे होंगे आप, क्या दिख रहा है आपको, अंकल, अंकल में दिख रहे हैं, राइट. सो Q का रिलेशन बताना है, बट Q की तरफ से रिलेशन. तो Q क्या है, Q इज नेफ्यू. सो आंसर विल बी नेफ्यू नॉट नीज. व्हाई? बिकॉज Q ऑलरेडी मेल है, बिकॉज A इज फीमेल. ठीक है, हाउ इज P रिलेटेड टू N? तो P कैसे रिलेट कर रहा है, P इज द फादर ऑफ N. सो दिस इज माई आंसर. सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा अच्छे से कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो नाबार्ड ग्रेड A 2023 का क्वेश्चन है हमारे पास अभी. G आर फैमिली मेंबर. सो 7 फैमिली मेंबर दिख रहे हैं, एंड देर आर 2 मैरिड कपल. सो 2 मैरिड कपल इन 2 जनरेशन ऑफ द पीपल हु लिव इन सेम हाउस. तो ये जो 2 इंफॉर्मेशन गिवन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि देर आर ओनली 2 मैरिड और 2 जनरेशन भी. A इज द फादर ऑफ द स्पाउस ऑफ C. सो इट इज क्लियर दैट अगर वो C के स्पाउस का फादर है तो ये रिलेशन ऐसे दिखना चाहिए, फादर इन लॉ ऑफ C. F इज मैटरनल अंकल ऑफ G. तो मैटरनल अंकल ऑफ G का मतलब होता है F अगर कोई F की सिस्टर है,
ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। एफ की सिस्टर है, उसका चाइल्ड है जी, हु इज नॉट अ मेल, तो ही इज अ फीमेल। एफ इज मैटरनल अंकल, मतलब अगर आप यहाँ पे खुद को इमेजिन करो, सपोज यू आर जी एंड एफ आपका मैटरनल अंकल है, तो आपका कैसे मैटरनल अंकल हुआ? आपके मामा हुए, राइट? हिंदी में तो मामा हुए। सो एफ इज मैटरनल अंकल ऑफ जी। अगर किसी को कंफ्यूजन होती है वो खुद को इमेजिन करके यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ। अब यहाँ पे ए जो है वो ब्रदर इन लॉ है, इसको थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं इस रिलेशन को, बिकॉज ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये हमारे दो टाइप से रिलेशन दिखाते हैं। इनमें से या फिर तो ए मैरिड होगा या एफ को मैरिड दिखा के करना पड़ेगा आपको, ओके। सो डी एंड जी आर सिस्टर ऑफ ईच अदर, मतलब डी जो है और जी जो है वो सिस्टर है एक दूसरे की। तो यहाँ पे इतना तो हमने बना लिया। E is son of B, C is a feminine gender, so C is a female और E जो है वो B का सन भी है। अब यहाँ पे ऐसे करके इतना तो हमने यहाँ पे बना लिया। अब ये डिफरेंट हमारे पास फैमिली ट्री, इनको कंबाइन भी करना पड़ेगा, राइट। एक कॉम्बिनेशन का है कि A जो है वो F का, तो A ब्रदर इन लॉ ऑफ F आपको दिख रहा है, और एक ऐसा भी हो सकता है कि F को मैरिड करवा कर A को ब्रदर इन लॉ बनाओ, ऐसे करके, मतलब एक बार A का सिबलिंग और एक बार F का सिबलिंग। अब यहाँ पे F का सिबलिंग हमें गिवन हो रखा है वो, क्योंकि वो मैटरनल अंकल दिख रहा है, राइट। सो वी शुड नो कि हमें प्रेफरेंस अभी यहाँ पे इसको देनी चाहिए, ठीक है। चलो अगर हमारे यहाँ से सॉल्व हो जाता तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा ट्राई करेंगे। बट आप देख सकते हो कि A या तो F का सिबलिंग होगा या तो A का सिबलिंग होगा। तो अभी फैमिली ट्री में ओनली 7 मेंबर्स आर देयर, तो लिमिटेड हैं, तो यहाँ पे F का सिबलिंग बना के चलते हैं, ठीक है। तो F का सिबलिंग अगर हम बनाते हैं, सो A विल बी मैरिड टू F के सिबलिंग से, तो इट शुड बी अ फीमेल। इसका चाइल्ड हो गया G और D, ठीक है। अब यहाँ पे A जो है वो फादर इन लॉ है C का, तो अभी यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, और E का सन भी है B। तो अभी देखो हमारे पास 4 मेंबर ऑलरेडी हैं, E, B और C को रखना बाकी है। सो अगर मैं यहाँ पे C को फीमेल जेंडर बनाना चाहती हूँ तो C जो है वो डॉटर इन लॉ हो जाएगी। तो G और D से दोनों से मैरिड नहीं करवा सकते। एक बार तो A मैरिड हो गया, एक बार आपको किसको मैरिड करवाना पड़ेगा? यहाँ पे से अब B को मैरिड आपको करवाना पड़ेगा C से, एंड E आपका यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे मेंबर्स को यहाँ पे फिक्स किया, ठीक है। सो दिस इज माई कंप्लीट डायग्राम, और ये हमारा होगा। सो हाउ इज D रिलेटेड टू C? तो D कैसे रिलेट दिख रहा है आपको? D इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ C, D इज द सिस्टर इन लॉ। अगर गलती से अगर हम यहाँ पे A को करते तो आपके पास ऐसे कुछ होता, ये अंकल है, इसकी एक सिस्टर आपको बनानी पड़ती, क्योंकि F इज द मैटरनल अंकल ऑफ G और D, ऐसा कुछ। तो इस तरीके से आपके जो मेंबर्स होते हैं वो ज्यादा हो जाते। आपके पास 7 मेंबर्स ओनली जो इस टाइप से ही फिट हो सकते हैं, ओके। सो दिस इज माई कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is the sister in law of G, B is the sister of A, P is the father of B. तो P is father of B, B is the sister of A भी sister in law है तो female, M is mother of A तो married होगा P से, J is the son of A, G is male, और how is B related to G पूछा गया। तो अभी देखो A जो है वो सिस्टर इन लॉ है G की, तो यहाँ पे A की सिस्टर इन लॉ एक तो ऐसे हो सकता है कि आपका G एक मेल है तो A सिस्टर इन लॉ, एक तो हो सकता है A के सिबलिंग से मैरिड हो गया G, ठीक है। तो G एक मेल है तो यहाँ पे एक फीमेल होगी, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से भी हो सकता है कि A को मैरिड कर दो और उस हिसाब से G बन दो। अब यहाँ पे ये भी चीज फिक्स नहीं है कि एक A का अगर एक ही सिबलिंग है या दूसरा कोई सिबलिंग है। सपोज यहाँ पे G आपका इससे भी मैरिड हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे G आपका किसी और से भी मैरिड हो सकता है। सपोज वो B नहीं है, ठीक है, सपोज वो B नहीं है, इस तरीके से भी हो सकता है, और आपका ये ऐसे भी बन सकता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे ये ऐसा भी हो सकता है,
ठीक है। सो हाउ बी रिलेटेड टू जी, अभी आप यहाँ पे फिक्स नहीं कह सकते क्योंकि एक साइड तो जी बी वाइफ हो गई, एक साइड आपका बी क्या हो सकता है, यहाँ पे बी भी सिस्टर इन लॉ हो सकती है, क्योंकि अगर मैं ऐसे करके यहाँ पे हो सकता है ए का कोई दूसरा सिबलिंग है उसका यहाँ पे हो सकता है ऐसे करके, ठीक है, बिकॉज वो ए की सिस्टर इन लॉ है ना, ए की सिस्टर इन लॉ है। सो आपका यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है ये पूरा फैमिली ट्री, ये फैमिली ट्री आपका ऐसे भी हो सकता है इस तरीके से, ये वाला जिसमें ए मैरिड किया है और उसके पार्टनर का यहाँ पे सिबलिंग हो गया जी, ठीक है। सो ये भी हमारा हो सकता है। तो इसको हमारे पास डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, तो हमको नहीं पता कि एग्जैक्टली बी क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ जब भी हमारे पास हो, हमारे डिफरेंट टाइप के आंसर आते हैं। नाउ वी हैव 7 पर्सन्स। अब ये आरबीआई ग्रेड बी 2017 का क्वेश्चन है। 7 person are related to each other in some way, some or the other way. Each person is of a different age but not necessarily in the same note. It is assumed that the husband is older than wife. अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पे क्या कर रखा है, 7 person है और उनकी एज के हिसाब से वो मतलब उनकी एज भी आपको एक ऑर्डर में डालनी है, एज के हिसाब से भी उन्हें अरेंज करना है और एक फैमिली ट्री भी यहाँ पे बनाना है। इसका मतलब 2 चीज़ें करनी है। तो टी जो है वो ओल्डर वी से है बट यंगर देन यू। अब यहाँ पे एक साइड हम टेबल बना लेते हैं सारे ही पर्सन के लिए और दूसरी साइड हम क्या करेंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे ऐसे करके। टी जो है वो ओल्डर है वी से बट यंगर है यू से, इतना हमने ऑर्डर बनाया। पी इज द मदर ऑफ क्यू, आर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, आर इज अनमैरिड। अब देखो यहीं से अगर आर में सिस्टर इन लॉ पी का दिखाना चाहती हूं तो आर जो है इस साइड से हो सकता है, एक तो ऐसा मतलब पी के सिबलिंग की वाइफ, या तो आपका यहां पे आर सिबलिंग हो सकता है पी के पार्टनर का, आर इज द सिस्टर इन लॉ पी। तो ऐसे भी आपका हो सकता है कि आर आपका मैरिड ना हो, मतलब आर के सिबलिंग का पार्टनर पी हो या फिर पी के सिबलिंग का पार्टनर आर हो, इस तरीके से हो सकता है। बट यहाँ पे आर जो है वो अनमैरिड है, तो ये वाला केस तो मेरा यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। इट मीन्स पी हैज टू बी मैरिड। ओके, ये अब यहाँ से क्लियर हो चुका है। तो यही मैं रिलेशन यहीं पे शो कर सकती हूँ दैट ये हमारा ऐसे होगा, पी मदर है तो पी एक फीमेल है, यहाँ पे आ जाएगा क्यू, ठीक है। टी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एस। अभी यहाँ पे टी जो है वो एस का डॉटर इन लॉ है, एस इज द एल्डेस्ट मेंबर, तो एस नंबर 1 पे आ जाएगा, एस सबसे बड़ा है। यू इज द फादर ऑफ ओनली आर एंड वी। अब यू जो है वो ओनली आर और वी का फादर है, आर ऑलरेडी आपका फैमिली ट्री में। अब ओनली आर और वी का फादर का होने का मतलब वी आपका यहाँ पे पी का पार्टनर होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा वी आपका दूसरा कोई यहाँ पे मेंबर नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। सो आर, ठीक है, फीमेल था ऐसे कुछ, और यहाँ पे क्यू, ठीक है। अब यू इज द फादर ऑफ ओनली आर एंड वी, तो दैट्स वाई वी शुड बी हेयर। इनका पेरेंट है यू, फादर है, एंड वी शुड बी अ मेल क्योंकि पी इज ऑलरेडी अ फीमेल। यू डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, यू का कोई सिबलिंग नहीं है। वी डज नॉट हैव एनी सन, वी का कोई भी सन नहीं है, तो क्यू फीमेल हो गई। आर इज ओल्डर देन वी, यहाँ पे आर जो है वो ओल्डर देन वी है, तो इस साइड को हम रख देते हैं। द थर्ड एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज 54, सो ये यहाँ पे थर्ड नंबर वाला 54। यंगेस्ट जो है वो 4 साल का है, ये यहाँ पे 4 साल का। अब इतनी चीजें सब कुछ खत्म हो गई है, हमें इसके अलावा कुछ पता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या बचा था, टी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एस हमने फिल नहीं किया था और हमने इतना बना लिया। 7 मेंबर्स में से हमने 5 मेंबर्स कंप्लीट कर दिए, तो इसका मतलब टी और एस की ही प्लेस बची हुई है। अब यहाँ पे यू के कोई सिबलिंग तो नहीं है, आपके पास ये फैमिली मेंबर पूरा है। टी जो है वो डॉटर इन लॉ है एस की। अब इसका मतलब एस की डॉटर इन लॉ, तो आपका कोई यहाँ पे एस का सन है, उसका पार्टनर है टी, उसकी पार्टनर है टी। तो ये फिगर इस तरीके से दिखना चाहिए। यहाँ पे आप कैसे बना सकते हो, क्या आप आर से मैरिड करवा पाओगे टी को? नहीं। आप क्या पी से मैरिड करवा सकते हो? नहीं। आप क्या क्यू से मैरिड कराओ? नहीं। नीचे तो आप जा ही नहीं सकते। वाई? बिकॉज एस जो है वो आपका सबसे एल्डेस्ट मेंबर है। इट मीन्स एस आपका आर वी और यू के जनरेशन से तो ऊपर ही आएगा। तो यू के जनरेशन में यू डज नॉट हैव अ सिबलिंग हियर।
तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे फिट करवाना है अगर, और यहाँ पे बताना है कि आपका जो यहाँ पे टी है जो मैरिड है एक मेल से, तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा, ये ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स हो पाएगी। वी ऑलरेडी मैरिड था, दैट्स वाई यू से मैरिड करवाना पड़ेगा। सो ये मेरा कंप्लीट फैमिली ट्री बन गया है। सो अब यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, एस जो है वो यू और टी से बड़ा है, ठीक है। अब यू इज ऑलरेडी द हस्बैंड ऑफ टी, सो आपको ऑलरेडी यू और टी का रिलेशन पता है। सो सपोज यू यहाँ आएगा और टी यहाँ आएगा, ठीक है। बाकी क्यू आपका सबसे छोटा मेंबर होगा, बिकॉज सबसे छोटा मेंबर है फैमिली में, तो सबसे एज में भी छोटा होगा। नाउ आर वी और पी का बचा हुआ है, 3 पोजीशंस बची हुई हैं, आर वी और पी भी बचे हुए हैं, ठीक है। आर वी का आपको ऑलरेडी पता है। अब पी आपका वाइफ है वी का, और ऑलरेडी बोला है कि हस्बैंड इज ओल्डर देन वाइफ, तो आपका यहाँ पे से पी ऐसा आ जाएगा, तो आर वी और पी की पोजीशन भी फिक्स हो गई, ठीक है। आर वी और पी की पोजीशन भी यहाँ से फिक्स हो गई। नाउ ये कंपैरिजन भी कंप्लीट हो गया, फैमिली ट्री भी कंप्लीट हो गया। सो दिस इज माय कंप्लीट सॉल्यूशन, ओके। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बेसिस पे। If in the given arrangement Q plus V is equal to 31, then what is the possible age of R? क्या possible age हो सकती है R की? तो Q और V अगर 31 है, तो V आपका क्या होगा? तो Q ऑलरेडी 4 है, तो V की यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27। तो A की पॉसिबल एज बतानी है, तो यहाँ पे सॉरी R की, तो अगर मेरे पास V जो है वो कितना दिख रहा है 27 था, तो ये जो नंबर होना चाहिए ये होना चाहिए 27 से लेकर 54 के बीच में। तो यहाँ पे 27 से 54 के बीच में जो भी आएगा तो ये मेरा आंसर होगा। तो ये सारे कुछ 27 से नीचे हैं, कुछ आपके 27 हैं, कुछ आपके 27 से सॉरी 27 से मतलब 54 से ऊपर है, बड़े हैं। तो 30 विल बी माई करेक्ट चॉइस, पॉसिबल चॉइस कैन बी, ठीक है। सो आंसर ई। इफ P is 24 years old, P अगर मेरा 24 है तो what will be the age, sum of ages of P and T। तो अब यहाँ पे देखो T का क्या ऑलरेडी गिवन है, yes T is 54, अब P 24 है तो दोनों को ऐड कर दो 78, सिंपल मेरा आंसर आ गया, ओके। इफ M is married to S, then how is S related to R? अगर मेरे पास M जो है वो S से S से मैरिड है, कहाँ है M? S से रहा, ठीक है। तो M is married to S, it means हमारा जो शो होगा वो कुछ इस साइड से होगा। बाकी we cannot say S married है, S मेल है, फीमेल है। So how S is related to R? अब अगर आपको पता ही नहीं है कि S का करेक्ट जेंडर क्या है, so we cannot answer any specific gender, right? कोई रिलेशन स्पेसिफिक नहीं हो पाएगा, and that's why हमें यहाँ पे से आंसर चूज करना पड़ेगा cannot be determined, ठीक है। Now T कैसे रिलेट कर रहा है Q से, तो T आपको दिख रहा होगा Q की मदर, Q के फादर की मदर है, सो इट मीन्स T इज द ग्रैंड मदर, ओके। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग इज यंगर देन V, तो आप पहले ऑर्डर में देखो कौन यंगर है, P एंड Q है। सो V से नीचे आपको P और Q दिख रहे हैं, सो बोथ P एंड Q आर यंगर देन V। सो आंसर सिर्फ Q नहीं होगा, सिर्फ P नहीं होगा, बोथ P एंड Q, okay, so this is my correct choice. Let's move on to the next question. Study the following information and answer the question. Simple instruction given है आपको, यहाँ पे से ये पूरा आपको जो कोडेड पार्ट में रिलेशंस गिवन है वो डिकोड करके एक फैमिली ट्री क्रिएट करना है, एंड देयर विल बी सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। सो देयर कैन बी 2 क्वेश्चंस इन योर एग्जाम, ओके। अब देखिए E जो है %A, तो E जो है वो सन है A का, तो आपको सन बनाना है A का E। तो यहाँ पे से B और A के बीच में है, अब B एंड A, तो B जो है वो वाइफ है A की, तो ऐसे कर दिया आपने। F और B का है, F इज सन ऑफ B, सॉरी F इज सन ऑफ B, सो यहाँ पे F सन है तो F आपका B का सन है, तो E का सिबलिंग हो गया। नेक्स्ट $F, तो D इज सिस्टर, तो D क्या है, सिस्टर है F की, D और C के बीच में भी है एक, तो D एंड है, तो D जो है वो वाइफ है C की,
इतना हमने बना लिया। तो धीरे धीरे पेशेंटली आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, थोड़ा टाइम लगा के अच्छे से सॉल्व करना है। हो सकता है थोड़ा आपको लेंथी लगे या टाइम आपको लगे, टाइम टेकिंग है स्टार्टिंग में, बट आपको ये अगर एग्जाम में आता है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डूएबल है। ओके, सो डी एफ का हो चुका है और सी का भी हो गया। सी एट जे, सो सी इज फादर ऑफ जे, आई एच और एच और जी और एफ। तो जी और एफ का है तो इसको देखते हैं पहले। जी एंड एफ, तो जी इज द वाइफ ऑफ एफ। तो अभी यहाँ पे जी वाइफ है तो इसको थोड़ा सा दूसरी साइड से बना लेते हैं। यहाँ पे ई को कर देते हैं, ई इज द मेल और एफ मेल, जी इज वाइफ। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट एच पर्सन जी, तो एस इज सन ऑफ जी और आई हैश, आई इज ब्रदर ऑफ एच। तो ये मेरा कंप्लीट फैमिली ट्री हो गया है। क्वेश्चन करते हैं आंसर, हाउ इज डी रिलेटेड टू एच। सो हाउ इज डी रिलेटेड टू एच, एज यू कैन लुक एट द फैमिली ट्री। एच का पेरेंट जी और एफ है, एफ का सिबलिंग है डी। तो अगर आपके पेरेंट का सिबलिंग है और सिस्टर है, मतलब आपके फादर की सिस्टर क्या लगेगी, आपकी आंट लगेगी, तो आंट विल बी माई आंसर। ओके, so how is I related to G? So how is I related to G? So my answer will be son. ठीक है, आंसर विल बी सन। तो इस टाइप से हमको क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं कोडिंग फॉर्म में भी, तो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको लेंदी करने के लिए एक इनडायरेक्ट आपको रिलेशन गिवन हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है पेशेंटली। चीज़ें आपको मेन बेसिक समझ आना चाहिए, बाकी सारा तो उन पे ही बेस्ड होता है। और ऑल विल डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, कितना आप हैबिचुअल हैं क्वेश्चंस को सामने देखकर सॉल्व करते हुए, कितना आप पैनिक नहीं करते हो, कितना आप इजिली यू कैन गेट द कंडीशंस और आप समझ पा रहे हो कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जैक्टली। तो ये पूरा रीजनिंग में आपको समझ होनी चाहिए। ओके, सो आई होप आपको तीनों ही चैप्टर अच्छे से समझ में आए होंगे। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस एंड ऑर्डर रैंकिंग का सारे तीनों ही चैप्टर अब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। सो स्टिल आप मॉक टेस्ट दीजिए अच्छे से और टेस्ट दीजिए। इफ़ यू आर लैकिंग समवेयर, देखिए कहाँ पे आपके रॉन्ग पार्ट आ रहा है, कहाँ पे आपका मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ पे वीक पॉइंट है। इन चीज़ों को एनालाइज करो और देखो किन चीज़ों को आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, किन चीज़ों को आप पिक करते हो बार बार। और क्योंकि बिकॉज द सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द क्वेश्चन, बोथ द एग्जाम्स। ठीक है, क्वालिफाइंग है, आपको एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर करनी है। तो आरबीआई में थोड़ा लेवल आपका ज़्यादा रहता है, क्वेश्चन आप सिलेक्ट कम कर पाते हो सकता है कई क्वेश्चन आपको एकदम से देखने में लगे कि नहीं हो सकता है सॉल्व। वैसे नबार्ड में आपका लेवल नीचे रहता है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रहेंगे आपके, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेंगे। सो स्टार्ट विद इजी, दोनों ही पार्ट में इजी से स्टार्ट करो और फिर आप देखो कि आपके एटलीस्ट इतने तो कवर हो ही रहे हैं। ठीक है, बिकॉज टाइमिंग है आपके पास सेक्शनल टाइमिंग, तो उस हिसाब से आपको उतना तो टाइम देना ही है उस सेक्शन के अंदर। ओके, आरबीआई ग्रेड मी में तो 45 मिनट्स अगर आपको देने हैं तो 45 मिनट्स आपको देने ही हैं उसमें, है ना। सो अच्छे से देखो, पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, उसके बाद डिफिकल्ट पे जाइए। अब नबार्ड ग्रेड ए में क्या है आपका, इजी देखिए, इनइक्वालिटी सॉल्व करिए पहले। अगर कोई 2 क्वेश्चन मार्क्स का है तो उसे सॉल्व करिए। गलती से अगर डेटा सफिशिएंसी भी अगर आपके उसमें आता है, 2 क्वेश्चन अगर आते हैं तो उन्हें अगर आप मतलब श्योर हो कि यू कैन आंसर दिस, तो आप तब उनको अटेम्प्ट करो, वरना आप रहने दो, दूसरे देखिए। ठीक है, सो आई होप आपको सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको सारे सॉल्यूशन सही से समझ में आए होंगे एंड यू लाइक दिस सेशन ऑल्सो। सो डू लाइक द सेशन और सारे सेशन को लाइक करते जरूर करिए। एंड फॉर द PDF यू कैन फाइंड देम ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, सो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऑल दीज सेशंस आर इन द प्लेलिस्ट ऑफ QRE, जो आपको दिखेगा चैनल के अंदर एक QRE सेक्शन है, मतलब रेगुलेटरी बॉडी में एक QRE प्लेलिस्ट करके होगा, जहाँ पे आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश की सारी ही जो सेशंस होते हैं उनके आपको मतलब ये सारे सेशन वहाँ अवेलेबल होंगे आपको। ठीक है, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। सो goodbye everyone.